गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास वेक्टर हैं तो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे या कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सीधे तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं वेक्टर को, जैसे कि ये हम स्केलर क्वांटिटी को करते हैं। जैसे मैंने आपको 2 kg मास दे दिया और फिर 10 kg और दे दिया, तो आप बोलेंगे सर मेरे पास 12 kg हो गया, है ना, ऐसा होता है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि आप पर 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और 12 न्यूटन या 10 न्यूटन और फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो आप पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कितना है आपके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आप करोगे सर पहले ये बताओ दोनों फोर्स जो लग रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप बोल दोगे सर तब तो रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 भी यहीं है और 10 भी यहीं है, दोनों का आंसर कितना हो जाएगा 12। फिर मैंने बोला अच्छा ये बताओ अगर दोनों अपोजिट लग रहे होंगे तब क्या होगा, तब आप कहोगे सर 2 इधर लग रहा है 10 इधर लग रहा है, तो मतलब जो ये 2 है ये इसके 2 का इफेक्ट कैंसिल कर देगा, सर 8 लगेगा इधर, ऐसा आप बोलेंगे, ठीक है। तो पहले में तो हमारा आंसर 12 आ रहा है, दूसरे में हमारा आंसर 8 आ रहा है। अगर मैं बोलूँ दोनों 90 पे लग रहे हैं तब, तो ऐसे डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंसी है ना, तो हम सीधे नहीं कह सकते कि भैया 2 न्यूटन फोर्स एंड 10 न्यूटन फोर्स जो हमारे लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट 12 होगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर 2 वेक्टर या 2 से अधिक वेक्टर हैं या 2 से ज़्यादा वेक्टर हैं हमारे पास, तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे वो हम बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें क्या देखना है, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो जब हम मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अगर हम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो यहाँ पे देखो हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम ग्राफिकल मेथड अपना सकते हैं, दूसरा हम कौन सा मेथड अपना सकते हैं, दूसरा हम अपना सकते हैं मैथमेटिकल मेथड, या फिर हम ये कहें जिसमें हम किसकी ड्राइंग का यूज़ करते हैं या फिर एरो बनाते हैं, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ एरोज हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरे में हम क्या करेंगे, हमें एरो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम सीधे फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरह के जो हैं आपके मेथड हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम जो ग्राफिकल मेथड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 वेक्टर हैं आपके पास, मैंने आपको कितने वेक्टर दे दिए, 2 वेक्टर दे दिए। एक आपका ये रहा वेक्टर बी और एक आपका ये रहा वेक्टर ए, ठीक है। मैं बोलूँगा अगर ये दोनों ही फोर्स हैं या फिर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, जो भी आपको मानना है, आपने जो भी वेक्टर क्वांटिटी सुनी होगी, जैसे आपने वेलोसिटी सुना होगा, आपने एक्सीलरेशन सुना होगा, आपने डिस्प्लेसमेंट सुना होगा, ठीक है। तो कोई भी ये 2 वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो ये मान लिया डिस्प्लेसमेंट है, तो ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि नेट आपका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, वही हम देख रहे हैं। तो अब देखो अगर हम ग्राफिकल मेथड की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 2 तरह से हम देखेंगे। एक तो हमारा क्या होगा ग्राफिकल मेथड और दूसरे हमारे क्या होंगे मैथमेटिकल मेथड, मैथ्स मेथड। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड की बात कर लेते हैं, फिर मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल अगर मेथड में हम देखें तो पहला जो है हमारा वो कौन सा लॉ है, वो है हमारा ट्राइंगल लॉ। पहला हमारा कौन सा है, ट्राइंगल लॉ, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ में हम करते क्या हैं इस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे 2 वेक्टर क्वांटिटी हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कितने क्वांटिटी हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, 2 हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एक ही क्वांटिटी होगी, आइदर ये फोर्स होंगे आइदर ये डिस्प्लेसमेंट होंगे। कभी ऐसा नहीं होता है कि 2 अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, नहीं, हमेशा सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ लेंथ में मास को ऐड कर दो, कर दोगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है जी। ऐसे ही वेक्टर में बोलूँ फोर्स है, फोर्स में आप क्या करो डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो, पॉसिबल नहीं है। फोर्स फोर्स में ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट में ऐड होगा। समझ में आ गया, छोटी सी चीज़ है लेकिन आना चाहिए, पता होना चाहिए ये सब। तो देखो अगर ये 2 वेक्टर हैं और इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है तो हम करेंगे क्या, सिंपल सा हम पहले देखेंगे, पहला वेक्टर बनाया हमने, थोड़ा नीचे बनाते हैं, ट्राइंगल लॉ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ की हेल्प से हम 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। इट माइट बी 2 फोर्सेज, 2 डिस्प्लेसमेंट, 2 एक्सीलरेशन, ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 फोर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पहला हमने ये बनाया, करना क्या है मेथड याद रखना है। तो पहला हमने बना दिया और दूसरा हम क्या करेंगे, जो हमारा बी है
किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। मान लिया इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकालना होता तो कैसे निकालते, सर इसके टेल टू टेल जोड़ देते, जो एंगल होता है यही एंगल हो जाता, ये बी है ना। तो यहाँ अगर हम देखें तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल है थीटा, और एंगल हमेशा डायरेक्शन के बीच होता है। किसके बीच होता है, डायरेक्शन के बीच होता है एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका डायरेक्शन तो ये है, और बी को अगर हम ये बनाएं तो बी का डायरेक्शन ये होगा, ये, तो ये एंगल आएगा ना थीटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जिन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है उन्हें हम ट्राइंगल की दो साइड मान लेंगे। किस मैनर में, हेड टू टेल मैनर में, टेल टू टेल नहीं, हेड, पहले का हेड और दूसरे का, वो पहले का हेड और दूसरे का टेल, इस तरह से जोड़ेंगे। तो ये एंगल आपका थीटा। देन थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट, तो ये आपकी जो थर्ड साइड होगी ना, ये क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भैया 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो आप रिजल्टेंट बताओ। तो आप क्या करेंगे, इस 4 न्यूटन को भी इधर बना देंगे, ऐसे 4 न्यूटन, दोनों के बीच 90 था ना, तो ये लो 90 अब भी है। अगर इन दोनों को हम मिला दें, पहले का टेल और दूसरे का हेड, तो ये जो डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट आएगा यही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 न्यूटन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन। समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल था छोटा सा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या मिल गया, आर क्या होगा, आर ए और बी का रिजल्टेंट होगा। लिख कैसे सकते हैं हम इसे, इसे ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलो जय माता दी। समझ में आ गया कि नहीं। तो अगर हम यहाँ भी देखें, ऑब्जर्व करें, तो आर की ये डायरेक्शन है, अरे ये उठा के रखो, देखो यहीं कहीं तो आएगा बीच में। समझ में आ गया ना। तो इसे हम बोलते हैं आपका ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, टू वेक्टर आर कंसिडर्ड एज अ टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इन हेड टू टेल मैनर, देन थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दोज टू वेक्टर्स। तो थर्ड साइड क्या होगी, आपकी रिजल्टेंट होगी। आपको क्या करना है, जैसे 4 न्यूटन और 5 न्यूटन, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो फोर्स थे, अभी जो एग्जाम्पल हमने लिया था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले का 3 न्यूटन था, 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन हो गया। दूसरा इससे 90 डिग्री, मतलब इससे 90 डिग्री इधर 4 न्यूटन, लो जी 4 न्यूटन मतलब 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट आएगा ये 5 आएगा कि नहीं, 3 ये है और 4 ये है, तो यहाँ पे 5 न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ और एंगल ऐसे बना के हम यहाँ पे बना सकते हैं आंसर। ये आंसर किसका हो गया, ये आंसर हो गया, एक आपका रिजल्ट 3 न्यूटन इधर है और 4 न्यूटन इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 5 न्यूटन यहाँ कहीं बीच में आएगा, 5 न्यूटन। समझ में आ गया। तो इसे हम ट्राइंगल लॉ से इस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने ये मेथड पढ़ा है, ठीक है। ये तो हो गया ट्राइंगल लॉ, 2 वेक्टर के लिए ही हमेशा एप्लीकेबल होता है। अगर बहुत सारे वेक्टर दिए हों तब क्या करेंगे, भाई हमारे पास उस केस में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, जिसकी वजह से हम आंसर निकाल सकें, ठीक है। तो इसका एक बड़ा भाई है, इसका क्या है, एक बड़ा भाई, क्योंकि ट्राइंगल से आगे साइड बढ़ते जाती हैं तो हम उसे पॉलीगन बोलते हैं। ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होता है जिसमें 3 साइड होती हैं, ठीक है। अगर 4 हो गए तो क्या है ना, 5 हो गए तो क्या, 6 हो गए तो क्या, इस तरह से हम जो साइड बढ़ती जाएंगी तो उन्हें हम क्या बोलते जाते हैं, पॉलीगन बोलते जाते हैं। तो अगर मल्टीपल वेक्टर हो गए हमारे, 2 से ज़्यादा वेक्टर हो गए, उनका अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, तब हमारा क्या आ जाएगा इधर, तब हमें ये निकालना पड़ेगा कि भाई पॉलीगन बनाएंगे तो लास्ट साइड जो पॉलीगन की होगी वो रिजल्टेंट, मतलब यही कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेटेड या फिर बड़ा भाई है, ठीक है। बाकी इसे हम छोटा भाई मान सकते हैं। तो आई होप ट्राइंगल लॉ आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। पॉलीगन लॉ की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग पॉलीगन लॉ, ठीक है जी। देखो सिंपल सा है, मैंने बात बता दिया, एक पॉइंट है आपका, यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ये पहला फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, पहला फोर्स लग रहा है F1, दूसरा फोर्स लग रहा है F2, ठीक है, तीसरा फोर्स आपका ये लग रहा है, ठीक है, और चौथा फोर्स आपका ये लग रहा है, ठीक है, और पांचवा फोर्स आपका ये लग रहा है इधर, ठीक है, ये अभी रहने दो, ठीक। तो इस तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरह से आपके 1 2 3 4 फोर्सेस लग रहे हैं, एक आध फोर्स और भी लगा सकते हैं हम, ठीक है, पहला दूसरा, लो जी, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा
चौथा, पांचवा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास 5 फोर्स हैं, F1, F2, F3, F4 और F5। ठीक है, अब हमें 6 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 हो गए यार। इसे अलग कर दो, कैसे अलग कर दो, इसे अलग कर दो, लो जी। ठीक है, तो ये आपके 5 फोर्सेज हैं जिसका रिजल्टेंट आपको चाहिए, जिसका रिजल्टेंट आपको चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो एंगल आपका θ1 है, ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ3 है और ये एंगल θ4 है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करना है आपको, पहला वेक्टर उठाया एज इट इज़ बना दिया इसके हेड पे, दूसरा किस एंगल पे, θ1 एंगल पे, यहाँ से ऐसे θ1 मेज़र किया और ये हमने दूसरा बना दिया, ये θ1 हो गया। ठीक है, θ2 अगर हम देखें F3 किस पे, इससे θ2 पे है, तो इसकी डायरेक्शन तो ये रही, तो इससे ये डायरेक्शन पे बना दिया हमने। आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा आपका F3, ये आपका F2। यहाँ से अगर हम देखें ये θ2 एंगल हो गया, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से किस एंगल पे, θ3 एंगल पे है F4, तो F4 को इधर बना दिया, लो जी, ये आपका θ3 हो गया। θ5 अगर हम देखें, ठीक है, तो ये अगर हम देखें F5, तो F5 क्या है, θ4 एंगल पे, तो इसकी डायरेक्शन ये है, तो F5 यहाँ हो गया, F4 और F5। ठीक है, तो ये एंगल θ4 हो गया। अब देखो ये बच गया ना इतना, ये आपका ये बच गया। तो जैसे ट्रायंगल में हम क्या करते थे, सारे वेक्टर को साइड बना देते थे हेड टू टेल मैनर में, यहाँ भी हेड टू टेल मैनर में हमने साइड बना दी। देन लास्ट साइड आपकी जो बचेगी वो रिजल्टेंट हो जाएगी। जैसे वहाँ पे भी थर्ड साइड होती थी, क्योंकि थर्ड साइड ही लास्ट होते थे, यहाँ पे जो आपका है ये लास्ट वाला जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। और किस मैनर में, इन अपोजिट मैनर। ठीक है, ये याद रखना कि ये देखो सबके सब एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज है रिजल्टेंट। तो ये F1, F2, F3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R इज इक्वल टू किस किस का रिजल्टेंट है, F1 का, F2 का, F3 का, F4 का और F5 का। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, ऑल द forces are denoted, लिख लो जल्दी से, all the forces are denoted by the side of the polygon and last side will be the resultant। किस मैनर में जोड़ना है, लेकिन हेड टू टेल मैनर में। तो लास्ट साइड आपकी क्या हो जाएगी, लास्ट साइड आपकी हो जाएगी रिजल्टेंट। ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है, देखो ये सब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। ऐसे ट्रायंगल में था, ट्रायंगल में भी क्या था, ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा था, तो तीसरा जो था वो ऐसे ही था ना, अपोजिट। ये देखो ये दोनों क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये क्या है, इस डायरेक्शन में। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर ये सब सारे के सारे क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर सबके सब एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को, है ना। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, पॉलीगन लॉ हो गया। ठीक है, तो ये आपके दोनों ही ग्राफिकल मेथड थे जिससे हम पॉलीगन लॉ या ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। इनका यूज़ काफ़ी कम पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी कभी क्या होता है, मैथमेटिकल मेथड बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। कभी कभी देख के क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि समझ में आने लगता है, अच्छा पॉलीगन बन रहा है, चलिए समझ में आ गया ना, तो हो जाता है क्वेश्चन। चलो एक आध दो नोट देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। क्या हो कि भाई पॉलीगन ऑलरेडी कंप्लीट हो जाए, मतलब यहाँ पे अगर एक वेक्टर फोर्स और होता, ध्यान देना थोड़ा सा, पॉलीगन लॉ समझ गए, अब थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक फोर्स और होता, ये F5 एंगल पे F6, तो ये इधर बनाते कि नहीं बनाते हम, ये F6 हो जाता, तब तो कहते सर ये तो कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे फोर्स का रिजल्टेंट क्या है, ज़ीरो है। अगर फोर्स आप बना रहे हैं, अगर आप फोर्स बनाते जा रहे हैं और पॉलीगन कंप्लीट हो गया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एक छोटा सा एग्जांपल इसका लेके देखते हैं। ठीक है, अगर पॉलीगन कंप्लीट हो गया तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि जगह ही नहीं बची ना, लास्ट साइड आप बनाओगे कहाँ। इसका मतलब रिजल्टेंट कुछ आ ही नहीं रहा है, रिजल्टेंट क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। ठीक है, चलिए जी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कैसे कैसे ये होगा, कैसे ऐसे कैसे हो जाएगा ज़ीरो। देखो ऐसे हो जाएगा ज़ीरो, पहला ये रहा,
ठीक है। यहाँ से 120 डिग्री पे दूसरा रिजल्टेंट, ये मैंने F मान लिया, ये भी मैंने F मान लिया, ठीक है। और ये यहाँ से 120 डिग्री पे ये मैंने मान लिया 120 120, देखना, और ये भी F हो गया। अगर आप तीनों को बना दो, तीनों F F हैं, सेम है, तो मतलब लेंथ जो होगी सेम होगी। पहला बनाया, यहाँ से अगर 120 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से अगर 120 डिग्री हम चलेंगे तो 120 डिग्री यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये F और ये F, ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये कितना है 120 डिग्री है ना। यहाँ से अगर हम 120 डिग्री जाएं तो यहाँ से 120 डिग्री इधर आएगा, ठीक है, तो ये 120 डिग्री, लेकिन ये कितना हो जाएगा 60। तो ये देखो कंप्लीट हो गया ना, ये तो 60, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, रिजल्टेंट। समझ में आ गया। तो इस तरह से अगर ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, जो फोर्स गिवन है उनसे ही, तब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अदरवाइज रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं इसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। यहाँ पे देखो कि जैसे कि एक फोर्स इधर लग रहा है 4 न्यूटन, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है 2 न्यूटन, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है 4 न्यूटन और एक फोर्स इधर लग रहा है 2 न्यूटन, ठीक है। तो अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लें और बनाने स्टार्ट कर दें। ये सब क्या है 90 डिग्री पे है ना, सबके सब क्या है 90 डिग्री पे, सबके सब 90 पे। तो पहला इससे 90 डिग्री पे 2 सेंटीमीटर की लाइन, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे 4, और ये क्या हो गया 2 दूसरा वाला, तीसरा इससे भी 90, ये देखो 90, ये इससे 90, और चौथा इससे 90। तो ये 4 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो गया R नेट इज इक्वल टू हो गया 0, कोई रिजल्टेंट नहीं, क्योंकि इसने इसे बैलेंस कर दिया और इसने इसे बैलेंस कर दिया, रिजल्टेंट कुछ लग ही नहीं रहा है ना। तो अगर पॉलीगन कंप्लीट हो गया या ट्राइंगल कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब क्या है रिजल्टेंट 0 आएगा। समझ में आ गया। देखो यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। बाकी ये आपके 2 मैंने बताए हैं आपको ग्राफिकल मेथड, बाकी मैथमेटिकल मेथड नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और पहला जो आपका होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। तो समझते हुए चलें, चीज़ों को पढ़ते हुए चलें, दोनों को अच्छे से याद रखें क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।